और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात पर ओपी राजभर ने क्यों कही नए मोर्चे की बात, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। और उसके बाद आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव के आकाश आनंद पर दिए बयान पर दलित वोट बैंक को लेकर सियासी घमासान जारी है। और फिर बात होगी अखिलेश यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर, जहां योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला तो वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश को करारा जवाब दिया। साथ ही आपको बताएंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पी चिदम्बरम के बयान पर कांग्रेस में ही नया बवाल मच गया है। राशिद दलवी ने पलटवार कर पूछा है कि क्या चिदम्बरम बीजेपी के साथ हैं। देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। बिहार में सीट शेयरिंग पर एनडीए ने तय कर दिया है कि वो सुबह सपा को कोई सीट नहीं दे रही है। अब ऐसे में राजभर पहले चरण के लिए अपने 52 प्रत्याशी उतार चुके हैं, यानी कि यूपी में सुबह सपा का गठबंधन रहेगा, लेकिन बिहार में वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। वहीं आजम खान स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात पर ओपी राजभर ने नए मोर्चे की आशंका को लेकर इसे अखिलेश के लिए खतरे की घंटी बताया है, जिस पर अखिलेश यादव ने भी राजभर पर तंज कसा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। एसबी-एसपी अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एसबी-एसपी बिहार में पहले चरण में 52 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। 52 जो सूची आई हुई है, ये 52 प्रत्याशी पहले चरण की पर्चा भरेंगे। तो ऐसे में बिहार में आपका जो गठबंधन है वो एक तरीके से टूटा ही समझा जाए। उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी से आपकी बात नहीं बनी कि भाई हम तो चाहते हैं कि यूपी में हम गठबंधन में हैं, तो अगर हम एनडीए में हैं तो हमको एनडीए में वहाँ रखना चाहिए। ओपी राजभर के बिहार में चुनाव लड़ने वाले बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उनका कहना है कि हर फिल्म में साइड हीरो होते हैं और साइड विलेन भी होते हैं। फिल्म तो देखते होंगे ना, फिल्में, हालांकि कई बार साइड हीरो भी बड़ा फेमस हो जाता है। हीरो के साथ भी साइड हीरो होता है, विलेन के साथ भी एक साइड विलेन होता है। अब ये आप लोग तय करो। आजम खान स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात पर ओपी राजभर ने कहा कि ये एसपी के लिए खतरे की घंटी है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए आजम खान स्वामी प्रसाद मौर्य और ओवैसी मिलकर नया मोर्चा बना सकते हैं। जो सूचना मुझे है भाई, अब सपा के लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि ये कहाँ से जान जाते हैं। ओवैसी जी, आजम खान जी और शिवपाल जी, और जिनका नाम ले रहे हैं मौर्य जी, और कितना जी जाएंगे। उसमें एक मोर्चा होगा और बसपा से समझौता होगा। वहीं बीएसपी का कहना है कि 2007 की तर्ज पर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर 2027 का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ओबीसी, मुस्लिम, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज की एक जनता गठबंधन तैयार करके हम लोग चुनाव जीता था। फिर उसी फार्मूले पर अकेले दम पर बिना किसी दल के गठबंधन के हम लोग मजबूती के साथ 2007 के तर्ज पर चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में एसपी, बीएसपी और राजभर की पार्टी कितना असर छोड़ पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि आकाश आनंद की जरूरत जितनी बीएसपी को है, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी को है। अखिलेश के इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या अखिलेश यादव अब बीएसपी से आमने सामने की लड़ाई के मूड में नजर आ गए हैं, और रैली में खुले मंच से मायावती के योगी की तारीफ के बाद में इतने तीखे और सीधे हमले के क्या है सियासी मायने, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी को यह बात अच्छे से पता है कि 2027 के चुनाव में अगर उनके साथ दलित वोट बैंक जुड़ता है तो उनकी स्थिति पहले से काफी बेहतर हो जाएगी। लखनऊ में बीएसपी की रैली में भारी भीड़ जुटने के बाद अखिलेश यादव लगातार बीएसपी पर बयानबाजी भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने तंज कसा कि आकाश आनंद की जरूरत बीएसपी से ज्यादा बीजेपी को है। देखिए, सवाल ये है कि आज जब दलितों पे अत्याचार हो रहा है, दलितों के गर्दन पे पैर रख के उनके पीट पीट के हत्या कर दी जा रही है,
तब भारतीय जनता पार्टी की तारीफ बसपा सुप्रीमो करती हैं, आकाश आनंद करते हैं। वो आकाश आनंद जो कुछ महीनों पहले जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के कोस रहे थे, तो उन पे मुकदमा भी दर्ज हुआ, उनकी सदस्यता भी गई, मायावती जी ने उनको हटाने का भी काम किया। अखिलेश यादव लगातार दलितों के मुद्दों को उठा रहे हैं। मौका पड़ने पर आकाश आनंद पर भी बयानबाजी से नहीं चूके। राजनीति के जानकार मानते हैं कि इस वक्त दलित वोट बैंक को साधने में हर सियासी दल जुटा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों दल ऐसे दल हैं जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर एक समय पर 30% से ज्यादा हुआ करता था और वो घटकर जब 2.5 के नीचे आ गया है, तो उनमें से एक बड़ा हिस्सा इन्हीं दो पार्टियों में बटा हुआ था। तो ऐसे में मायावती का अब रुख अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुलायम दिखाई दे रहा हो, तो मुलायम द्वारा स्थापित पार्टी समाजवादी पार्टी, उनकी त्योरियां चढ़ने के लिए लाजमी है। बीएसपी में नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाने वाले नेता आकाश आनंद को लेकर अखिलेश के बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में दलितों के मामले पर अखिलेश किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। आकाश आनंद पर अखिलेश यादव का खुलकर किया गया हमला साफ तौर से इस तरफ संदेश दे रहा है कि समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक के मामले पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है, चाहे उसको इस पूरे मामले में आक्रामक ही क्यों ना होना पड़े। और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों पर दलित वोट बैंक के लिए न सिर्फ अपनी एक जागरूकता अभियान चलाने जा रही है, बल्कि ये भी बताएगी कि संविधान के मसले पर या फिर आरक्षण के मसले पर अगर कोई उनके साथ खड़ा है तो समाजवादी पार्टी ही है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सीएम योगी ने बताया कि 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में होगा। सरदार पटेल की जयंती पर लोकसभा क्षेत्र में 1 नवंबर से 25 नवंबर तक 10 किलोमीटर की रोड यात्रा होगी। पटेल के जन्म स्थान केवड़िया तक पद यात्रा होगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूपी में कई कार्यक्रम होंगे। सीएम योगी ने बताया कि 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित होगा। इसमें संगठन और सरकार दोनों जुटेंगे। सरदार पटेल की जयंती को हर लोकसभा इलाके में 1 नवंबर से 25 नवंबर तक 10 किलोमीटर की रोड यात्रा होगी। सरदार पटेल की जयंती पर उनके जन्म स्थान केवड़िया तक पदयात्रा होगी। हर जनपद के 5 युवा इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और ये सरदार साहिब के जन्म भूमि से लेकर के केवड़िया तक की 150 किलोमीटर की इस यात्रा को ये सभी युवा जन जागरण अभियान के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हर जनपद में आयोजित होगा। सीएम योगी ने कहा कि देश की अखंडता को खतरा पहुंचाने की कोशिश में लगे जूनागढ़ और हैदराबाद राजघराने की मनमानी लौह पुरुष के आगे नहीं चल सकी थी। इनकी जिद के सामने सरदार पटेल की नीति भारी पड़ गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सरदार @150 एकता मार्च निकाला जाएगा। और हर व्यक्ति जानता है कि उस समय कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जिसमें जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम ये जो मनमानापन करना चाहते थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने उनकी एक नहीं चली और अंततः लौह पुरुष के दृढ़ निश्चय के सामने उन्हें भारत छोड़ना पड़ा और ये दोनों रियासतें भी भारत का हिस्सा बनी। बीजेपी हर साल सरदार पटेल का जन्मदिन मनाती है। इस दौरान रन फॉर यूनिटी का आयोजन होता है। तमाम कॉलेजों में विभिन्न प्रकार के संगोष्ठी, अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से आम छात्र तक सरदार पटेल के बारे में लोग पढ़ें, सुने, जाने, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी की करेगी। साथ ही हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश के 10 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी। उस पदयात्रा में हजारों लोग
शामिल होंगे और सरदार पटेल जी के योगदान की चर्चा होगी और उनको सच्ची श्रद्धांजलि और भावांजलि अर्पित की जाएगी। गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है। आज पर्यटन और जन आदर का ये बड़ा स्थान है। जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर जो पदाधिकारी हैं जिला स्तर पे वो इस अभियान में लगा दिए गए हैं और ये अभियान सरदार पटेल की जयंती को लेकर ओबीसी वोट बैंक साधने की बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी को देखा जा रहा है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बना वित्तीय अनुशासन का मॉडल राज्य बनकर उभरा है। साल 2022-23 की CAG रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश वित्तीय अनुशासन और निवेश के मामले में देश के सभी 28 राज्यों में अग्रणी रहा है और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में साल 2022-23 में कुल 1 लाख से ज्यादा 1,03,237 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय किया, जो देश में सबसे अधिक है। ये राशि राज्य की शुद्ध लोक ऋण प्राप्तियों का 210.68% है, जो ये दर्शाता है कि सरकार ने लिया गया ऋण केवल विकास और पूंजी निर्माण के कार्यों पर खर्च किया है। ये एक आदर्श वित्तीय स्थिति मानी जाती है। योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी ने न केवल राजस्व व्यय पर नियंत्रण रखा बल्कि निवेश और पूंजीगत खर्च में नया इतिहास रचा है। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और विकास उन्मुख व्यय ने यूपी को देश का फाइनेंशियल रोल मॉडल स्टेट बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की वित्तीय सेहत मजबूत, पूंजीगत व्यय में नंबर 1 बनी और राजस्व व्यय पर नियंत्रण रखा गया, बल्कि निवेश और पूंजीगत खर्च में नया इतिहास रचा गया। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और विकास उन्मुख व्यय ने यूपी को देश का फाइनेंशियल रोल मॉडल स्टेट बना दिया। और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राजनीतिक फायदे के लिए पुलिस के जरिए सरकार एनकाउंटर करवा रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में महिला अपराध भी लगातार बढ़े हैं। वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश पर करारा पलटवार किया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लंगड़ा कर करके ये एनकाउंटर जो मैसेज देने की कोशिश हो रही है, इससे जब कभी भी इन्होंने एनकाउंटर किया उसके बाद फिर घटना हो गई है, फिर एनकाउंटर किया फिर घटना हो गई। आखिरकार इस सरकार की नाकामी क्यों छिपाना चाहती है? क्योंकि पुलिस से ये पॉलिटिकल लाभ काम करवा रहे हैं और जब पुलिस से पॉलिटिकल काम कराएंगे, पॉलिटिकल लोगों को झूठे मुकदमे लगवाएंगे और पुलिस से अन्याय अत्याचार रोकने के लिए कोई काम नहीं करेगी सरकार, तो इस तरह की घटना तो होंगी होंगी। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में दलितों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर योगी सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार केवल धोखा देने का काम कर रही है और अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता तो फिर ये रेप कैसे हो गया, ये गैंग रेप कैसे हो गया? ये कोई पहला घटना नहीं है इस सरकार में। और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर, बेटियों पे, बच्चियों पे इन्हीं की सरकार में घटना हो रही हैं। वहीं बीजेपी ने अखिलेश के आरोपों पर करारा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि ये लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि 2017 से पहले यूपी में कानून व्यवस्था का क्या हाल था। अखिलेश यादव जी शायद अपनी सरकार के अनुभव के विषय में ये बोले होंगे। उनकी सरकार में दलितों के प्रति जिस प्रकार का रवैया सरकार का रहता था वो जग जाहिर है। सबसे ज़्यादा दलितों की संपत्ति पर कब्जे हुए, सबसे ज़्यादा दलित के उत्पीड़न के मामले उनकी सरकारों में सामने आए। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ के लोहिया पार्क जाकर अखिलेश यादव ने लोहिया की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर इस मौके पर योगी सरकार पर निशाना साधा। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलत बताने वाले चिदंबरम के बयान से कांग्रेस आलाकमान नाराज हो गया है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि जिन नेताओं को पार्टी से सब कुछ मिला
उन्हें सार्वजनिक बयान देने से पहले सतर्क रहना चाहिए। चिदम्बरम ने बयान में कहा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती की कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। बीजेपी का कहना है कि सिख समुदाय पर अत्याचार हुआ। वहीं राशिद अल्वी ने पूछा कि क्या चिदम्बरम बीजेपी से मिले हुए हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के एक बयान ने ऐसा सियासी बवंडर उठा दिया है कि अब उनका बयान राजनीतिक गलियारों के अलावा सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगा है। उन्होंने अपने एक बयान में ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र करते हुए कहा कि स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का तरीका गलत था, जिसकी कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। No disrespect to any service officers, military officers here, but that was a wrong way to retrieve the Golden Temple. But the Blue Star was a wrong way, and I agree Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. But that mistake, and how is? But that mistake was a cumulative decision of the army, the police, the intelligence, and the civil service. You can't blame it only on Mrs. Gandhi. कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया। रिएक्शन आया मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से। उन्होंने कहा कि बयान से साफ है कि सिख समुदाय पर अत्याचार किया गया। ये सिखों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनके पवित्र स्थानों को तोप और टैंकों से उड़ाया गया, अकाल तख्त साहब को गिराया गया। लेकिन ये कहना कि इसमें इंदिरा गांधी अकेली जिम्मेवार नहीं थी, ये किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए के मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, और ये उनका कॉन्शियस फैसला था। उधर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चिदम्बरम के बयान पर हमला किया। उनका कहना है कि चिदम्बरम अब बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। देखिए, इन सवालों का जवाब तो वही दे सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस को क्यों कमज़ोर कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में जबकि बिहार का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, उस वक्त ऐसे बयानात इलेक्शन में नुकसान पहुंचा सकते हैं कांग्रेस पार्टी को। इस पूरे मामले ने ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 की त्रासदी को फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बना दिया है। गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन को फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। उन्हें फिल्म लापता लेडीज में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान से नवाजा गया। गुजरात के अहमदाबाद में फिल्म फेयर अवार्ड का समारोह हुआ था। सुपरस्टार शाहरुख खान सेरेमनी के होस्ट थे। सम्मान पाकर रवि किशन काफी भावुक नजर आए। देखिए हमारी रिपोर्ट। एक्टिंग में अपनी धाक जमाने वाले सांसद रवि किशन को बड़ा सम्मान मिला है। इस बार उन्हें प्रतिष्ठित फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म लापता लेडीज में शानदार एक्टिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के अवार्ड से नवाजा गया। गुजरात के अहमदाबाद में फिल्म फेयर अवार्ड का समारोह हुआ था। सुपरस्टार शाहरुख खान सेरेमनी के होस्ट थे। सम्मान पाकर रवि किशन काफी भावुक नजर आए। उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, 33 साल बाद फिल्म फेयर अवार्ड जीत गया। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल। महादेव की कृपा, आप लोगों के स्नेह और परिवार के सहयोग से कामयाबी मिली।